Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So, Assalamu alaikum. This is Mr. Sajid, and I welcome you all to my channel, Tareem for Everyone. Welcome to Computer Science for Grade 10 Crash Course lecture series. In this video, we are going to see finally exercise B from chapter number 1, problem solving and algorithm designing. After that, this chapter would be completed. Okay, and if you are using this video, watching this video, or so you know that कि मैंने चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एक एक एक्सप्लेनेशन, लैब एक्टिविटीज, एक्सरसाइज ए, एमसीक्यूज जो है मैंने कवर करवा दी है और एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन माय चैनल. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट जो था एक्सरसाइज बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो वो मैं अब करवाने जा रही हूँ. आई होप सो अगर आप लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू मे कमेंट योर क्वेरी एनी टाइम. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देम एज सून एज पॉसिबल. सो नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. एक्सरसाइज बी. Here it question number 1. Describe the steps involved in problem solving. So first we have to see problem solving. Problem solving is the process of finding solution to challenges or obstacles that are preventing our desired outcomes. Basically problem solving एक ऐसा मेथड है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें. जो भी हमें हमें चैलेंज दिया हुआ है, ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारे पास, उसके जो है हम डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए हम एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर आउटकम हमारा जो है वो हम हासिल कर सकते हैं. ठीक है, जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जो भी रुकावटें आ रही हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप को यूज करते हुए, उस प्रोसेस से गुजरते हुए हम अपने डिजायर्ड आउटपुट की तरफ पहुंच सकें. ठीक है, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स. प्रॉब्लम सॉल्विंग yes can be a complex problem, but generally it involves the following steps like define the problem, generate alternative solutions, select an alternative, implement the solution. So अब हम इसको एक एक वन बाय वन जो है, स्टेप बाय स्टेप जो है डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इन दीज 4 स्टेप्स को. वैसे तो और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, बट यूजली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में को जो है हम लोग इन 4 स्टेप्स में जो है कैटेगराइज करते हैं. ओके, और आपकी बुक में भी जो है यही 4 स्टेप्स जो है गिवन है. सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिफाइन द प्रॉब्लम. जो भी हमें काम करना है, जो भी चीज़ें, हम सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम को जो है एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकें. बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है जो हमने आगे सॉल्व करना है. सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, clearly define the problem and write it down in a clear and concise manner. Then generate alternate solutions. अब आपको एक रिजल्ट चाहिए किसी भी क्वेश्चन का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैथ की एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स की भी टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मैथ की एग्जांपल लेके बता सकती हूँ. लाइक आप कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना है स्टूडेंट्स के लिए, आप डिफरेंट मेथड देखोगे. ठीक है, जितना आसान हो सकेगा आप वो मेथड जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करोगे, ताकि जो है उसमें टाइम भी कम लगे. अब नॉट ओनली फॉर टीचर बट एज अ स्टूडेंट भी आप यही करते हो कि आप बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है किसी भी क्वेश्चन का सिलेक्ट करते हो, और वो सिलेक्ट करते हो जिसमें टाइम जो है कम लग रहा हो. ठीक है, या यू कैन से दैट कोई और किसी हार्डवेयर चीज से रिलेटेड आप बात कर लें. फॉर एग्जांपल आप रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए जाते हैं. अब आज के दौर में तो बहुत टेक्नोलॉजी का जो है ये दौर है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है टाइप के जो है रेफ्रिजरेटर आ चुके हैं. तो अब आप वो रेफ्रिजरेटर परचेज करोगे जो कि आपकी पॉकेट भी आपको परमिशन देता है कि भाई परचेज करो और आपका काम भी निकल जाए. अब हो सकता है कोई जो है बहुत ज़्यादा लैविश रेफ्रिजरेटर हो, उससे भी ठीक है, आपका काम होता है, हो सकता है उसकी आपको आपकी पॉकेट जो है परमिशन नहीं देती हो. ठीक है, तो बेस्ट हमने सोल्यूशन देखना है. ठीक है, लाइक पॉकेट फ्रेंडली भी हो, यूजर फ्रेंडली भी हो, ठीक है, और टाइम कंज्यूम भी ना हो. So generate alternative solutions to achieve the desired result. Generating multiple alternative solutions can enhance the value for the best solution. Therefore, it is recommended to create a list of all possible solutions and evaluate them to determine the best option for the problem at hand.
नेक्स्ट इज सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव। अब आपने फॉर एग्जांपल किसी भी एक क्वेश्चन के 4 to 5 जो है सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, आपने सॉल्यूशन क्रिएट कर लिए। अब आप उसमें जो है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्यूशंस आपने क्रिएट कर लिए। अब आप अल्टरनेट सॉल्यूशन उसका देखो, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स कि बेस्ट सोल्यूशन आप देखोगे, उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, इवैल्यूएट द रिजल्ट टू डिटरमाइन इफ इट वाज इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इफ नेसेसरी मेक एडजस्टमेंट एंड ट्राई अगेन अंटिल द प्रॉब्लम इज फुली रिजॉल्व। हो सकता है एक ही सोल्यूशन हो, आपने एक सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, बट आप उस पर वर्किंग अभी कर रहे हो, वर्किंग प्रोसेस में हो, अब फिर दोबारा आपने क्या उसको किसी और मेथड से सॉल्व किया, फिर आपने एक और मेथड किया, ठीक है, किसी और मेथड से सॉल्व किया। अब आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मेथड के थ्रू आप किसी भी जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, और फिर उसमें देखोगे टाइम फ्रेंडली कौन सा है, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली कौन सा है, और इसके अलावा यूजर फ्रेंडली कौन सा है, ठीक है। ये अगर सारी चीजें फुलफिल अगर किसी एक में हो रही हैं, तो हम वो वाला मेथड जो है चूज करेंगे, वो सोल्यूशन जो है चूज करेंगे। अब जैसे कि मैंने मैथ्स की एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक 2-3 आपने सोल्यूशन क्रिएट कर लिए, अब आप वो सिलेक्ट करोगे जो आपको आसान लग रहा है, ठीक है, टाइम टेकन भी ना हो, कुछ भी ना हो। अब आप वो जाके समझाओगे, ठीक है, हो सकता है सबको समझ में आ जाए, ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से बेस्ट चूज किया है। अब हो सकता है उसमें से कुछ ऐसा मेथड हो कि आप फिर दोबारा उस पर वर्किंग करोगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए। तो किसी वो सॉल्यूशन जो किसी और स्टूडेंट को समझ में ना आए दूसरी टर्न में, तो आप उस पर वर्किंग करोगे, आप और पॉसिबल जो है और अच्छा अल्टरनेटिव जो है ढूंढ के लेकर आओगे, ठीक है। हो सकता है दूसरों को समझ में आ जाए, या ये भी हो सकता है उस सेकंड टर्न पे वो सॉल्यूशन सेकंड बैच को समझ में आ रहा हो, और थर्ड टाइम पे आपके पास पॉसिबिलिटी ना हो, तो मतलब कि आपको फॉलो अप भी देते रहना है। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने फाइनल सोल्यूशन दे दिया तो बस आपका काम पूरा हो गया, नो। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट सोल्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्लानिंग ऑन व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद द सिलेक्टेड सोल्यूशन। इट मीन्स दैट कि फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने अपना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, बट वहाँ पे आपका काम स्टॉप नहीं होता, अब आपने उसको फॉलो अप देना है। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट बैच था, उसको आपने जो मेथड सेलेक्ट किया वो समझ में आ गया, सेकंड बैच है उसको भी शायद समझ में आ गया, लेकिन हो सकता है थर्ड बैच को वो सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, तो अब आप दूसरा अल्टरनेटिव फाइंड करोगे कि आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, ठीक है। देखोगे कि अब आपके सॉल्यूशन में ऐसी क्या कमी है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि आपने हो सकता है 3 सिलेक्ट किए हुए हों, इनमें से जो आपने बिल्कुल जो टाइम टेकन भी ना हो, ठीक है, और जो है इजी भी हो, ठीक है, और जो है ज़्यादा उसमें वर्किंग भी ना हो, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके फर्स्ट बैच को भी समझ में आया, सेकंड बैच को भी समझ में आया, अब थर्ड बैच को समझ में नहीं आ रहा, तो अब आप दूसरे सॉल्यूशन पे जाओगे। आप डेफिनेटली सेकंड और थर्ड फॉर एग्जांपल नहीं लोगे, क्योंकि हो सकता है वो टाइम टेकन हो या जो भी हो, ठीक है, लेंदी हो, ठीक है, और डिफिकल्ट भी हो, तो हो सकता है आप कोई और सॉल्यूशन हो अब उसकी जगह, जो इससे भी ज़्यादा इजी वे में हो सकता हो, ठीक है। तो अब आप वो सिलेक्ट करोगे, तो इट मीन्स दैट कि आपको फॉलो अप भी देना है, आपको बार बार उसका जो है फीडबैक लेते रहना है, सब कुछ करना है। सो देयर आर 4 प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम इजीली। ओके, नाउ next question is, what are the advantages of developing algorithms? So algorithms, an algorithm is a set of instructions that are followed to solve a problem. It is a tool for solving a well-specified computational problem. Means you can say that to solve any problem, we can say that algorithm is a blueprint. For example, you have to build a building, तो आप डायरेक्ट बिल्डिंग बनाना स्टार्ट नहीं कर दोगे, बल्कि आप एक मैप पास करवाओगे, ठीक है, फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करोगे। सिमिलरली
एल्गोरिथम भी जो है एक मैप है। आप पहले उस पर वर्किंग करते हो, सिंपल अपनी ओन वर्डिंग्स में जो है टेक्स्ट फॉर्म में जो है अपना सोल्यूशन क्रिएट करते हो, फिर आप जो है प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। यू कैन से दैट एल्गोरिथम एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट। Next is advantages of developing algorithm efficiency. Algorithms can solve complex problems quickly and efficiently by breaking them down into smaller, more manageable steps. ओके, सबसे पहला तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि अल्गोरिथम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एंड क्विकली वी कैन we can break our problem into smaller pieces, and then we can solve a complex problem easily and quickly. Then dependency, it is not dependent on any programming language. जो algorithm है वो किसी भी programming language पे जो depend नहीं करता, so it is easy to understand for anyone even without programming language. मतलब कि कोई भी आपका program है, ठीक है, कोई भी आपकी problem है, आप उसको अपनी own wordings में लिख रहे हो, ठीक है, step by step, so it is easy for everyone to read or understand without प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पाइथन आती है और वो कोडिंग जो है सी प्लस प्लस में हुई है, तो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आपने अल्गोरिथम किया हुआ है, अल्गोरिथम लिखा हुआ है इन योर ओन वर्डिंग्स, ठीक है, इन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, सो वो उस पर्सन के लिए जो है इजी होगा कि वो जो है समझ ले उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। Next is accuracy. Algorithms can be designed to perform calculation and make decision with a high level of precision and accuracy. वही सेम चीज के जो है with algorithm can be designed to perform calculations, means के with the help of algorithm we can do some calculations and make decision। उसके थ्रू जो हम decision ले सकते हैं कि जो है हम लोग accurate कर रहे हैं अपना problem solve या नहीं। Okay, reproducibility, since algorithm always follow the same set of instruction, they can be easily replicated by anyone who has access to algorithm. It means that you can say that computer follow to perform a specific task. Okay, so it can be easily copied and used by anyone who has access to them। मतलब कि अगर किसी के पास भी access होगा particular problem से के एल्गोरिथम का, तो जो एल्गोरिथम अब चूंकि जो है एक सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो जो है वो इजीली जो है रेप्लिकेट मीन्स के इजीली कॉपी करके कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। Okay, as and also I have told you that it act as a blueprint of any program, and it helps during program developing. Okay, next is scalability. Algorithm can be scaled up or down to handle large or small data sets or to solve problems of varying complexity। Means कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जैसे कि ऊपर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है स्टेप बाय स्टेप मीन्स कि डिफरेंट चंक्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जो है एल्गोरिथम लिखा जा सकता है, ठीक है। So like you can say that scalability भी एक जो है main advantage है। So here are 5 advantages I have mentioned: efficiency, dependency, accuracy, reproducibility, okay, and scalability। और उसके बाद उसको मैंने define कर दिया। So I hope so यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। Next is list any 3 advantages of designing flowcharts. So as सबसे पहले तो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिथम यूजिंग symbols and arrows to show the sequence of steps involved in the process। as you know that algorithm जो है सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में जो है स्टेप बाय स्टेप हम उसको जो है लिख लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप जस्ट टेक्स्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज अल्गोरिथम। फ्लो चार्ट जो है उसी सॉल्यूशन को जो है हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल
एंड एरोस, जो है उसको हम फ्लो चार्ट्स कहते हैं। सो बेसिकली क्योंकि एल्गोरिथम में क्या है कि टेक्स्ट काफी ज्यादा होता है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टेक्स्ट रीड करना जो है इतना ज्यादा पसंद नहीं होता, और यू कैन से दैट also you can say that algorithm are time sometimes जो है algorithm में जो है टाइम बहुत लगता है, ठीक है। उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है रीडिंग करना इतना ज्यादा पसंद नहीं होता, इतना टेक्स्ट नहीं पसंद होता, और यू कैन से दैट कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो लोग जो है पीपल क्या करते हैं सबसे ज्यादा फिर फ्लो चार्ट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ग्राफिकली कोई चीज अंडरस्टैंड करना जो है it is much easy as compared to read some text. So clarity flowchart provides a clear and easy to understand visual representation of a process or algorithm. Next is communication. Flowchart can be used to communicate a process or algorithm to others, ensuring everyone has a shared understanding of how the process works. So flowchart के थ्रू जो है आप अपने प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन जो है इजीली जो है लोगों तक जो है बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका है कि analysis flowchart can be used as a tool for analyzing a process and identifying areas for improvement. अब अगर फॉर एग्जांपल कोड में जो है क्या प्रॉब्लम है इजीली नहीं समझा जा सकता, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पाइथन समझ में आती है, पाइथन लैंग्वेज, तो वो सी प्लस प्लस हो सकता है नहीं समझ में आती हो, तो वो नहीं डिबग कर सकता कि उसके कोड में क्या प्रॉब्लम है। तो उसके लिए है कि वो एल्गोरिथम की हेल्प लें, ठीक है, कि उसके एरर एल्गोरिथम में सोल्यूशन में क्या एरर है। अब अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको फॉर एग्जांपल वो जो पूरा कोड है पाइथन का, ठीक है, नहीं अंडरस्टैंड हो रहा, क्योंकि सॉरी सी प्लस प्लस का कोड है कोई भी, ठीक है, उसको पाइथन समझ में आती है, सी प्लस प्लस समझ में नहीं आती, तो वो उसके लिए क्या है कि एल्गोरिथम हो, ठीक है। अब ऐसा पर्सन है कि उसको एल्गोरिथम भी नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो टेक्स्ट रीडर नहीं है, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपके पास फ्लो चार्ट हो, ठीक है। अगर फ्लो चार्ट होगा तो वो इजीली समझ लेगा, अगर उसके कोड में कोई एरर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, वो वहां से जो है डिबग कर लेगा, ठीक है। सो इट मीन्स दैट फ्लो चार्ट कैन बी यूज्ड, or you can say that it provides a uh, clear and easy to understand visual representation, or it can be used to communicate a process or algorithm to others, and it can also be used as a tool for analyzing a process means के and identifying areas for improvement। अगर कोई improvement की need है तो flow chart के through जो है improvement भी हो सकती है आपके problem के solution में। So it's all about flow chart. Next is, what is the difference between tree and graph? Tree data structure is a non-linear data structure with the hierarchical parent-child relationship. Okay, tree एक जो है non-linear data structure है, okay, and it shows a hierarchical parent-child relationship. Okay, graph data structure is also non-linear data structure, but with arbitrary relationship. It means that a group of vertices connected through edges. Means the graph again it is a non-linear data structure, but um here it is not a hierarchical parent child relationship, but a arbitrary relationship between different nodes. And here you can say that it is not just like tree, but here there are various group of vertices and edges, and sometimes ऐसा भी होता है कि vertices और edges जो है equal भी होती हैं। स्ट्रक्चर सिंगल रूट एंड चाइल्ड नोड मीन्स कि इसमें वन रूट होती है, मेन रूट होती है, और डिफरेंट बाकी जो है चाइल्ड नोड्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे वर्टिसेस और एजेस होती हैं। Looping, no looping allowed in tree, but yes, looping is allowed in graph. How? For example, here it is a node, और जिसको आप vertex कह रहे हैं, for example, ठीक है। तो it can be like this, it can be like this two way, or you can say that it can be like this. So this is a loop. So looping हो सकती है।
So types binary tree and binary search tree for tree and in graph directed graph and undirected graph. Not necessary कि जो है ग्राफ की सिर्फ यही दो टाइप्स हो, और भी टाइप्स हो सकती हैं. ओके, एग्जाम्पल फैमिली ट्री एंड बायोडेटा ट्री. ये मैंने जो है अपने लेक्चर में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं इसकी लिंक जो है शेयर कर दूंगी. ओके, फैमिली ट्री में लाइक पेरेंट है, देन सिबलिंग्स हैं एंड लाइक दिस. एंड ग्राफ में सोशल नेटवर्क एंड फ्लाइट. सोशल नेटवर्क में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. एंड इन फ्लाइट लाइक flight connection, different countries connection. Okay, like USA, like you can say that USA to um, Pakistan, and then Pakistan to UAE, and like this. Okay. Next is complexity. Yes, tree is less complex as compared to graph. And ages n minus 1. अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. And graph में it is not defined because sometimes ages is equal to vertices, ages is less than vertices, and ages can be greater than vertices. So it is not defined. So if you see figure भी आप बना सकते हैं, तो थोड़ा सा और जो हैवी हो जाएगा क्वेश्चन. n minus 1. N is nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 minus 1, it should be 12. Ages जो है 12 होनी चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so it's all about difference between tree and graph. Next is what is the difference between queue and stack? Queue type, a queue is logically FIFO type, means कि first in first out. Stack is logically LIFO type of list, means last in first out. Insertion deletion. In a queue, insertion and deletion is performed at other end. क्यू में क्या होता है, जो है डिलीशन जो है एक एंड से होती है और इंसर्शन दूसरे एंड से होती है. इन अ स्टैक, इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल ओनली एट वन एंड. इट मींस फ्रॉम द टॉप. Element visibility, no element other than the front and rear element are visible. In a queue, in a line, no rear element या तो show हो रहा होता है या फिर front. And in a stack, no element other than the top element of a stack is visible. Means कि stack में जो है आप सिर्फ और सिर्फ top element देख सकते हो, remaining नहीं. Example, people standing in a line for a billing purpose. मतलब कि for example बैंक में एक line लगी हुई है for billing submission. So that is queue. Example, stack, collection of plates at an event. like a different collection है आपके पास plates की, या you can say that boxes में different books हैं. ठीक है. Terminologies, दो terminologies यूज होती हैं queue में, NQ and DQ. NQ means add an element, DQ means remove an element. Remove an element, not end. Okay, here I have done one mistake, and here is as well. And in stack, we again two terminologies. Push means insert an element, and pop means remove an element. Okay, next. अच्छा, मैं वापस बैक पे लेके चलती हूँ. अगर आप लोग चाहते हैं तो क्यू में जो है आफ्टर टर्मिनोलॉजीज आप लोग डायग्राम भी बना सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, तो आप लोग बना सकते हैं. What is the need of index in an array? Array में एक term है index, उसकी क्यों need होती है? So array, it is the simplest form of linear data structure. Array is the type of linear data structure. The linear relationship between the element is represented by means of sequential memory location. Array में जितने भी elements हम store करते हैं, we store in the or read करते हैं, तो it is in the form of sequential memory location. Okay, हम लोग sequence में जो है store करते हैं. Okay, next is it is a finite ordered set of homogeneous elements are stored in a successive memory location. जो भी एलिमेंट सेव हो रहे होते हैं आपके पास एरे में, वो एक के बाद एक एलिमेंट एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में जो है सेव हो रहे होते हैं. ठीक है, और एक ही टाइप के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन एरे ऑफ 4 एलिमेंट. सो अगर यहाँ पे ए है
तो नेक्स्ट में भी ए ही होगा, ये नहीं कि हमने करेक्टर सेव किया फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में तो दूसरे में हम इंटीजर सेव स्टोर कराएंगे। ओके, ऐसा नहीं है, सेम जो है एलिमेंट्स होने चाहिए। Each location of an element in an array has a numerical value called index that is used to identify the element. Set of indexes in an array are consecutive numbers. Means के यू कैन से दैट एरे जो भी लोकेशन है, जिस लोकेशन पे आपका एलिमेंट जो है स्टोर हो रहा है एरे में, इट हैज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक वैल्यू उसकी होती है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। बेसिकली इंडेक्स जो है इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट कि किस मेमोरी लोकेशन पे जो है आपका जो है एलिमेंट सेव है। तो सेट ऑफ इंडेक्सेस इन एन एरे आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। जो सेट ऑफ इंडेक्सेस हैं, जो इंडेक्स के जो भी नंबर्स है दैट आर अगेन कंसेक्यूटिव नंबर, लाइक जीरो से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपके पास जो इंडेक्स है वो जीरो से स्टार्ट होती है, देन 1 2 3 4 लाइक दिस। सो सिंपल is that index in an array is used to identify the element. For example, if you see this is an array of 5 elements. ठीक है, 5 elements, all are integers. Array of 5 elements. This 0 1 2 3 4 are index. Okay, index are start from 0. Okay, and these 16 to 77 40 1 2 0 7 1, it's all are elements. Okay, or index का formula you can say that n minus 1. N showing elements, how many number of element, like 5. 5 minus 1 is 5 minus 1 is 4. So here its last element would be 0. So zeros sorry, last element would be 4. Okay, so 0 से start होगी and n minus 1 तक जाएगी, not start but you can say that आपकी जो index है, इंडेक्स ऑफ जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होगी और n माइनस 1 तक जाएगी। सो इफ यू सी दिस इज एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट, सो 0 से स्टार्ट हुई तो 5 माइनस 1 इज 4, 4 तक गए आपके पास इंडेक्स। ओके, सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं। Here it is with the help of a sketch define push, pop, overflow, NQ and DQ. So stack सबसे पहले थोड़ा सा define कर देते हैं। A stack is called a last in first out LIFO collection. This means that the last thing we add pushed is the first thing that gets pulled popped off. I think इसमें अब समझाने की need नहीं है। Push means the term push in stack means to insert an element, and pop means the term pop in stack means to pull off an element from the top. And overflow, here it is a term overflow. Overflow means if you say this is a stack, overflow means कि आपने आपका जो भी लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल फिट हो जाए। फिट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टैंड, अब इसमें आप प्लेट रखे जा रहे हो, रखे जा रहे हो, रखे जा रहे हो, रखे जा रहे हो, ये बिल्कुल एंड तक आपके पास प्लेट आ गई। सो ये जो कंडीशन होगी दैट इज ओवरफ्लो। एंड द स्टैक इज कम्प्लीटली फुल, वी कैन नॉट ऐड एनी मोर एलिमेंट। अब आप दूसरा कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सको तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो। Next is with the help of a sketch define. Okay, NQ and DQ. So for defining NQ and DQ, first we have to define what is Q. A queue is a linear data structure that follows a particular order in which operations are performed. In FIFO means first in first out method. That means element inserted first will be removed first. So NQ means to the process of adding an element into Q is known as NQ, and DQ means the process of removing an element into Q is called as DQ. एक चीज याद रखिएगा, Q में जो एडिंग होती है एलिमेंट की वो बैक से होती है और जो डिलीशन होती है दैट इज फ्रॉम द फ्रंट। ओके, so it's all about exercise B, and here chapter number 1 is finally completed. अगर किसी को जो भी प्रॉब्लम हो, you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone, and hit like button and share um, my channel with your family and friends. Okay, thank you once again. Allah Hafiz.